हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी शुरू करते हैं हम अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है। तो इस चैप्टर में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे, मेरा कोशिश रही मैं पूरे चैप्टर की समरी में आप दे दूँ आपको, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर लिख के आए। तो चैप्टर की शुरुआत हो रही है भारतीय संविधान में अधिकार। तो अधिकार क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। देखो, अधिकार क्या है, इसको हम राइट्स बोलते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र की महत्व जो है, जो लोकतंत्र, हम उसी देश को लोकतंत्र कहेंगे जहां लोगों के पास अधिकार होंगे। अगर लोगों को अधिकार ही नहीं है तो उसको हम लोकतंत्र नहीं मान सकते। तो लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वहां पे लोगों को अधिकार होते हैं और वो अधिकार लिखित रूप में होते हैं, उसको संविधान के अंदर लिखा होता है। तो कुल मिला के अधिकारों की परिभाषा क्या है। तो अधिकार क्या है, अधिकार हमारे ऐसे दावे हैं, हमारी ऐसी जरूरतें हैं जो कि हमारे बेहतर जीवन के लिए बहुत जरूरी होती हैं। कि अधिकार हमारे ऐसे दावे हैं जो हमारी बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जिसके बिना हमारा जीवन निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। और इसकी डिमांड हम कहाँ से करते हैं, इसकी डिमांड हम सरकारों से करते हैं, और हमारी सरकारें ही हमारे अधिकार जो है वो देती हैं। और उसके लिए कहीं ना कहीं संविधानों के अंदर भी इसका वर्णन किया गया होता है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर की शुरुआत हो रही है अधिकारों के घोषणा पत्र से। अधिकारों का घोषणा पत्र, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछता है कि अधिकारों के घोषणा पत्र से आपका क्या तात्पर्य है। तो अधिकारों को सूचीबद्ध करके कहीं लिखना, जब अधिकारों को सूचीबद्ध करके कहीं लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। जैसा कि 1928 में जो मोतीलाल नेहरू कमेटी आई थी, उन्होंने कुछ अधिकारों की एक श्रृंखला बनाई थी, उसको हम एक एग्जाम्पल मान सकते हैं अधिकारों के घोषणा पत्र की। और जो 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने जो अधिकार लिखे, उसमें जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारी संविधान सभा जब काम कर रही थी, तो उनमें से बहुत सारे मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में लिखे गए। चलो, उसके बाद हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार क्या है। देखो, भारतीय संविधान में आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए, और ये प्रावधान लिया था कहां से, हमने यूएस से, अमेरिका से हमने ये प्रावधान लिया था, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। देखो, इसको नाम क्या है, फंडामेंटल राइट्स है कि ये वो अधिकार होते हैं जो जन्म जाति आपको मिल जाते हैं, जन्म से ही आपको मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में, कितने, पार्ट 3 में इनका वर्णन किया गया है। 22 भाग है संविधान के, जिनमें भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 14 से 32 में इसका प्रावधान है। हालांकि शुरू तो 12 से ही हो रहे हैं, लेकिन जो मेन हमारे प्रोविजन है वो 14 से 32 के अंदर लिखे हैं। 35 तक जा रहे हैं, लेकिन जो मेन प्रोविजन हमारे 14 से 32 में हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो टोटल 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपके 1 मार्कर बनेंगे। पार्ट 3 में है, 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। प्रावधान कहां से लिया हमने, अमेरिका से। 3 यहाँ 1 मार्कर क्वेश्चन आपके बन गए। ठीक है। मौलिक अधिकार जो सामान्य परिस्थितियों में कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है, और विशेष परिस्थिति यानी जब देश के अंदर इमरजेंसी लगती है, उस कंडीशन में ही कुछ ही मौलिक अधिकार हैं जिन पे सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन जीने का अधिकार तब भी आपका रहेगा। ठीक है। तो पार्ट 3 के अंदर जो है आपका 14 से 32 में 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए। और मौलिक अधिकारों में सबसे खास बात क्या है कि न्यायपालिका ने इसको संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है। स्ट्रक्चर ऑफ द जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका मेन पार्ट इसको माना गया है। इसके अलावा और बहुत सारे पार्ट है जिनको न्यायपालिका ने मूल ढांचा माना है। तो मौलिक अधिकार तो एक ऐसी चीज है जो कि कई बार संसद और न्यायपालिका में संघर्ष भी रहा, तनाव भी रहा, लेकिन मौलिक अधिकार ऐसी एक लोगों का एक राइट्स है, जो कह लो कि जिसको सरकार भी नहीं छीन सकती है। ये संविधान का मूल ढांचा, इसको हम मान सकते हैं। सिर्फ अधिकार नहीं, और बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं संविधान के अंदर जिनको संविधान का मूल ढांचा मानते हैं, जिनमें मेन क्या है, हमारे मौलिक अधिकार। तो ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे इस पे। तो 6 हमारे मेन मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय संविधान में हमें दिए गए। और पहला जिनमें आपका है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको, राइट टू इक्वालिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेके आपके 18 तक, आर्टिकल 14 से 18। अब इसमें क्या लिखा है, देखो इसमें अगर आर्टिकल नंबर आपको याद है, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो। तो इसमें मेन आर्टिकल जो 14 से 18 है, उनमें क्या लिखा है, यानी समानता का अधिकार क्या कहता है आपको। ये क्वेश्चन 4 या 6 नंबर में आपसे पूछ सकता है। पहली बात तो समानता का अर्थ क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। समानता मीन कि जब हम किसी व्यक्ति से किसी भी टाइप से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हम नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी। तो इसके ऊपर ही हमारे जो संविधान, जो हमारा जो अधिकार बेस है, और इसका नाम क्या है, राइट टू इक्वालिटी। इसमें क्या लिखा है
इसमें लिखा है, पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 में लिखा है कानून के समक्ष समानता, यानी कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं। जो एक कानून एक पे लागू हो रहा है सब पे बराबर रूप से लागू हो रहा है। कानून किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा, सब लोगों पर एक ही कानून बराबर रूप से लागू होगा। तो कानून के समक्ष क्या है, सब लोग बराबर, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद आगे, भारत में किसी भी व्यक्ति से जाति भाषा धर्म रंग लिंग आकार के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में क्या लिखा है, जाति भाषा धर्म रंग लिंग के जहां आकार के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपका आ गया अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किसमें, आर्टिकल 16 क्या कह रहा है कि अवसर की समानता, भारत में भारत के सभी लोगों को अवसर की समानता दी जाएगी, आगे बढ़ने की समानता उनको दी जाएगी, चाहे वो नौकरियों में हो चाहे वो पढ़ने के लिए हो। तो अवसर मीन, ये क्वेश्चन भी 2 मार्कर आपको अलग से पूछ सकता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है। तो सरकार सभी लोगों को भारत के समान अवसर मुहैया कराएगी पढ़ने के लिए और सरकारी नौकरियों में, और ऐसा करते हुए सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 17 क्या कह रहा है आपसे, आर्टिकल 17 आर्टिकल कह रहा है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का विरोध। भारत में छुआछूत का विरोध किया गया है। किसी व्यक्ति को भी जाति आधार पे आप अस्पृश्य नहीं कह सकते, उसको अछूत नहीं बोल सकते, ऐसा करना अपराध माना गया है। अनटचेबल आप किसी को नहीं बोल सकते हो, ऐसा करना अपराध माना गया है, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसको सजा या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को भी तालाबों से कुओं से पानी भरने से नहीं रोका जाएगा, सार्वजनिक स्थलों पर जाने से नहीं रोका जाएगा, ऐसे प्रावधान संविधान के अंदर किए गए हैं। आर्टिकल 18 में क्या लिखा हुआ है, एबोलिशन ऑफ टाइटल। एबोलिशन ऑफ टाइटल मीन उपाधियों का अंत। भारत सरकार किसी व्यक्ति को कोई ऐसी उपाधि या ऐसा टाइटल नहीं देगी जिससे कि समानता के अधिकार का उल्लंघन हो। लेकिन भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये जो उपाधियां हैं ये सरकार दे सकती है। इसमें इसको अपवाद माना गया है, इसके लिए आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते हो। उसके अलावा महाराजा, जो हम पुराने टाइम पे बात करें, जो अंग्रेजों के टाइम में सर या नाइट जो उपाधियां उनको वो लोग देते थे लोगों को, तो ऐसी उपाधियां कोई भी भारत सरकार लोगों को नहीं देगी, ताकि लोगों के बीच में एक समानता का भाव बना रहे। तो ये था आपका पहला अधिकार, आपका राइट टू इक्वलिटी। अगर हम उसके बाद हम बात करें, इसको मैं रबी कर देता हूं। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 में आगा आपका राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें आपके हैं आर्टिकल 19 से 22। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, इस आर्टिकल में सिर्फ आर्टिकल 19 को ही एक्सप्लेन करते हैं। इस अधिकार में सिर्फ 19 आर्टिकल को एक्सप्लेन करते हैं, बाकी आर्टिकल को छोड़ देते हैं। तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको 19, 20, 21 और 22 इन 4 आर्टिकल को आपको एक्सप्लेन करना है। जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही आपको उसका आंसर लिखना है। तो भारतीय संविधान का स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है, तो आर्टिकल 19 में आपको 6 तरह की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। ये क्वेश्चन भी 1 मार्कर पूछता है। तो आर्टिकल 19 में 6 तरह की आज़ादी आपको दी गई है। आपको कहीं भी घूमने फिरने की, कोई व्यवसाय करने की, सभा बनाने की, संघ बनाने की आज़ादी, शांतिपूर्ण संगठन बनाने की आज़ादी है, अपनी मर्जी से कोई व्यवसाय चुनने की आज़ादी आपको दी गई है, भारत में किसी भाग में बसने की आज़ादी है, और सबसे जो मेन है आपका राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में अलग से पूछ सकता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी या राइट टू एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हैं। तो भारत के सभी नागरिकों को अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का राइट है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, यानी कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात आप ध्यान देना, जितने भी अधिकार आपको दिए गए हैं वहां पे कुछ लिमिटेशन भी है। ये जो अधिकार आपको दिए गए हैं यहाँ कुछ लिमिटेशन भी है कि आपको क्या बोलना है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जो समाज के लिए हानिकारक हो, जिससे समाज में कोई उन्माद पैदा हो। तो इन स्वतंत्रताओं पर कुछ प्रतिबंध भी हैं, और कुल मिला के राइट टू फ्रीडम में 6 तरह की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 के अधीन आपको दी गई हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 20 की, तो इसमें क्या लिखा है, राइट टू अक्यूज्ड। क्या है, राइट टू अक्यूज्ड। अब ये अक्यूज क्या है, अभियुक्तों के अधिकार, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो अभियुक्तों के भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। जिसमें पहला अधिकार उनका क्या है कि किसी भी अभियुक्त को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को
अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नंबर 2 में क्या लिखा इसमें कि किसी व्यक्ति को एक ही जुर्म के लिए, एक उसने कोई क्राइम किया है, उसको एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा उसको नहीं दी जाएगी। क्लियर। इसके बाद हमारा आ गया आर्टिकल 21 जो कि आपका राइट टू लाइफ। राइट टू, देखो राइटिंग थोड़ी गंदी आएगी क्योंकि मैं थोड़ी जल्दी में लिख रहा हूं। इसको बोलते हैं जीने का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार। अब जीवन का अधिकार क्या है, इसमें स्वच्छ पानी स्वच्छ वायु का अधिकार भी आपका शामिल किया गया न्यायपालिका द्वारा। राइट टू लाइफ में जीने का अधिकार, भारत के सभी नागरिकों को गरिमामय पूर्ण, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और फिर बोल रहा हूं इसमें स्वच्छ पानी स्वच्छ वायु का अधिकार भी शामिल किया गया है। उसके बाद आ गया आर्टिकल 21A, ये है आपका राइट टू एजुकेशन, RTE, शिक्षा का अधिकार। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको। शिक्षा का अधिकार क्या है, राइट टू एजुकेशन। भारत के सभी बच्चे जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष है उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सरकारी संस्थानों में दी जाएगी। क्लियर। भारत के सभी बच्चे जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष है उनको सभी शिक्षा संस्थानों में सरकारी में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और ये जो आर्टिकल है 21A, ये 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ था, 86 अमेंडमेंट, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002, उसमें इस अधिकार को शामिल किया गया था, 21A में इसको रखा गया। अगर हम बात करें आर्टिकल 22 की तो उसको बोला गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन। उसको क्या बोला गया है, आर्टिकल 22 की अगर हम बात करें तो वो है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक नजरबंदी। ये क्वेश्चन भी आपको 2 या 4 नंबर में अलग से एग्जाम में पूछ सकता है। अब ये निवारक नजरबंदी क्या है, इसका मतलब है कि पुलिस किसी व्यक्ति को शक के आधार पे भी गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि पुलिस किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही कि उसने कोई क्राइम किया है, बल्कि इसलिए गिरफ्तार कर रही है कि वो कोई क्राइम कर सकता है। तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को कुछ अधिकार है। यहाँ पहली बात तो ये ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ पे जिस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाएगा उसको 3 महीने से ज्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकती है। 3 महीने से ज्यादा पुलिस उसको कस्टडी में नहीं रख सकती। और अगर 3 महीने से ज्यादा उसको कस्टडी उसकी बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए कमीशन बैठेगा, वो तय करेगा कि उसकी कस्टडी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। और उस कमीशन में, उस पैनल में कुछ जो है रिटायर्ड जज होंगे। तो कुल मिला के प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक नजरबंदी का अर्थ है कि पुलिस किसी व्यक्ति को शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर सकती है कि वो कोई क्राइम कर सकता है, ना कि उसने क्राइम किया है। और इस कंडीशन में 3 महीने तक उस व्यक्ति को पुलिस मैक्सिमम कस्टडी में रख सकती है। उसके बाद अगर बढ़ानी है कस्टडी उसकी, तो उसके लिए कमीशन बैठेगा और वो तय करेगा कि उसकी कस्टडी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। तो ये है आपका आर्टिकल 22। उसके बाद अगर हम बात करें आपके थर्ड राइट की, तो थर्ड राइट का नाम क्या है आपका थर्ड राइट है आपका राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। इसको हिंदी में बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या बोलेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसमें क्या है, इसमें आपके 2 राइट हैं, दो आर्टिकल्स में 23 और 24। 23 आर्टिकल क्या कह रहा है, 23 आर्टिकल में देखो, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछेगा आपसे, वो तो एक पूछेगा बेगार का, कि बेगार का मीनिंग क्या है, बेगार। उसके बाद दूसरा है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है, इसको बोलते हैं मानव तस्करी। क्या बोलेंगे, मानव तस्करी। तो आर्टिकल 23 क्या कह रहा है कि भारत के अंदर बेगार या फिर बंधुआ मजदूरी पर रोक है, प्रोहिबिशन ऑफ बेगार। अब बेगार क्या होता है कि किसी व्यक्ति से काम ले रहे हो आप, लेकिन उसके बदले में उसको पैसे नहीं दे रहे। आज़ादी के बाद कुछ साल तक ऐसा हुआ था। तो भारत में बेगार का अंत किया गया है। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्कर 2 मार्कर एग्जाम में अलग से पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बेगार, बेगार का मतलब क्या होता है। तो भारत में बेगार का अंत किया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ बेगार, इस पे रोक है।
यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके लिए सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। तो बेगार का अर्थ होता है किसी व्यक्ति से काम लेना और उसको बदले उसको उसकी मेहनत का हिस्सा, उसके पैसे उसको नहीं देना। तो बेगार, एबोलिशन बेगार है। उसके बाद है भारत में मानव तस्करी पर रोक है। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी क्या होती है, इसका मतलब होता है इंसान की खरीद फरोख्त करना, इंसान को खरीदना और बेचना। तो ये भी भारत में गैर कानूनी है, इस पे रोक है। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसको सजा या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। अब आप बात करो आर्टिकल 24 की। तो आर्टिकल 24 क्या कर रहा है? आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको हैजरस जॉब जो है, जो जोखिम भरे काम है, खदानें हैं या बड़ी बड़ी जो माइंस हैं, जहाँ बड़े बड़े कारखाने हैं, जहाँ बच्चों की जान को जोखिम है, ऐसे जोखिम भरे कामों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। तो ये है आपका आर्टिकल 24। क्लियर? तो ये दो आर्टिकल्स में जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार पिक्चर बेस में आपको पूछ लेते हैं या फिर सेम आर्टिकल पूछेगा या कोई प्रोविजन पूछेंगे आपसे 1 मार्कर में। इस आर्टिकल में 1 मार्कर, 2 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने 4th आर्टिकल में। 4th हमारे राइट्स में, इसका नाम है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 से 28 आपका राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है। इसमें कुछ बेसिक प्रोविजन है। ये क्वेश्चन थोड़ा कम पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन 1 मार्कर, 2 मार्कर आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो पढ़ना सारा ही आपको। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कह रहा है आपको? इसमें यह कहा गया कि आपको अपने धर्म को मानने का, उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा पूरा अधिकार है। आपको अपने धार्मिक आयोजनों का अधिकार है, अपने धार्मिक आयोजन करने का अधिकार है, यानी आपको अगर धार्मिक आयोजन करने हैं तो उसके लिए संस्थान खोलने का भी आपको अधिकार है। उसके अलावा आपको धर्म के नाम पे सरकार कोई टैक्स आपसे नहीं लेगी और जो सरकारी संस्थान है उनमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये 4 मेन से प्रोविजन है। यहाँ पे एक जो बड़ा मैं खास बताऊं आपको, इसमें एक जो आर्टिकल है हमारा वो बड़ा लिंक है उससे। इसमें है कि आपको धार्मिक जो आयोजन करने हैं उसके लिए आपको संस्थान खोलने का अधिकार है। तो उससे जुड़ा हुआ आपका केशवानंद भारती के, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आने वाले इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, जो 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, उसके वो क्वेश्चन भी आपको 2 मार्कर पूछ सकते हैं। तो वो इस राइट से जुड़ा हुआ है। कैसे बताऊंगा आपको मैं। तो आर्टिकल 25 से 28 भी इसमें कवर हो रहा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर? उसके बाद आओ नंबर 5। नंबर 5 आपका आ गया। देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। इस राइट में क्या लिखा हुआ है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब बच्चे इतना पढ़ते हैं, लेकिन ये पूरा राइट का नाम नहीं है। पूरा नाम क्या इसका? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज या ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि अल्पसंख्यक समूहों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। अब देखो यहाँ पे मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इतना ही पढ़ते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, लेकिन पूरा इसका नाम क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटी मीन मैंने आपको संविधान की विशेषताओं में बताया था, भारतीय संविधान की विशेषताओं में, कि भारतीय संविधान की एक खास विशेषता क्या है कि माइनॉरिटीज के लिए अलग से एक राइट का प्रावधान किया गया, ताकि वो अपने आप को इस देश में बहुसंख्यक जो है उसमें आपको अपने आप को अलग ना माने। जो अल्पसंख्यक हैं वो ऐसा ना उनको लगे कि बहुसंख्यकों पे हावी है यहाँ, उनके लिए इसलिए भारत संविधान में एक अलग से राइट दिया गया, इसका नाम था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज। तो इसमें 2 राइट है मेन आपके, आर्टिकल 29 एंड 30।
इसमें क्या लिखा गया है कि जो माइनॉरिटीज है, जो भारत में अल्पसंख्यक समूह है, जिनकी धर्म के आधार पर जनसंख्या कम है, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बोधी हो, पारसी हो या लिंगायत हो, जिनकी जनसंख्या भारत में कम है, उनको अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। वो अपने शैक्षिक संस्थान भी खोल सकते हैं, और यदि सरकार इन शैक्षिक संस्थानों को कोई अनुदान देगी तो ऐसा करते हुए सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो ये दो उसमें मेन प्रोविजन है। और उसके बाद आपका जो राइट आ गया आर्टिकल 29-30, ये था आपका। अच्छा, इसमें आर्टिकल 31 नहीं है आपका, वो कहाँ चला गया? तो आर्टिकल 31 में था आपका राइट टू प्रॉपर्टीज, जो पहले आपका फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब वो क्या आ गया आपका? राइट टू प्रॉपर्टी। अब वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो आपका सिंपल एक लीगल राइट है। यानी कि लीगल राइट, सिंपल लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल राइट में कुछ चेंज करना है सरकार को, उसके लिए संविधान के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, लेकिन लीगल राइट में सरकार एक सिंपल प्रोविजन के द्वारा भी इसको चेंजेस कर सकती है इसमें। तो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 331 से हटा के इसको हटा दिया गया है, अब इसको लिख दिया गया है आर्टिकल 300A में। ये क्वेश्चन भी 1 मार्कर 2 मार्कर आपका पूछ सकता है। 300A में 1977 में इसको हटाया गया था। 44th अमेंडमेंट जनता पार्टी गवर्नमेंट जब थी, तो जनता पार्टी गवर्नमेंट ने इसको 44वां संशोधन किया, और उसके बाद इसको राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के आर्टिकल 300A में इसको लिख दिया 1978 में। तो ये आपका था राइट टू प्रॉपर्टी, जो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अब हम बात करेंगे आपके 6th राइट की, इसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें क्या कहा गया है? ये है आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32। अब इसमें क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका लास्ट राइट है। इसका नाम ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये उपचार वर्ड जिसमें आ रहा है ना, ये क्या मीनिंग है इसका? देखो, यहाँ पे आपको 6 मार्कर ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, 4 मार्कर पूछता है, 1 मार्कर भी पूछता है। 1 मार्कर क्या पूछेगा आपसे कि किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की आत्मा कहा। तो इस अधिकार को ही, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा आपका? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की आत्मा कहा। ये क्वेश्चन 1 मार्कर पूछता है। अब इस राइट में क्या है? इस राइट में है आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब क्या? पहली बात तो जितने भी आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जो हमने 5 अधिकार पढ़े आपके, ये अधिकार उन सारे अधिकारों की रक्षा करता है। अब रक्षा कैसे करता है? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है आपका। जो 5 अधिकार बाकी हैं आपके, ये 6ठा अधिकार उसकी रक्षा करता है सबकी। कैसे करता है? इस अधिकार में क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का, किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, उस कंडीशन में वो व्यक्ति न्यायपालिका जाएगा। न्यायपालिका उस कंडीशन में, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 1 मार्कर 2 क्वेश्चन और बनेंगे आपके। कौन न्यायपालिका, कौन सा हिस्सा? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये इन दोनों के पास पावर है। पहली बात, फंडामेंटल राइट के ऊपर सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, तो ये सुनवाई करेगी। दूसरा पार्ट क्या पूछेगा? कितनी तरह की रिट जारी करेगी कोर्ट? तो 5 तरह की रिट जारी करेगी। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट केंद्र के मामले में और हाई कोर्ट राज्य के मामले में, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर सकते हो। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप न्यायपालिका की शरण में जा सकते हो। न्यायपालिका उस कंडीशन में 5 तरह की रिट या आलेख जारी करेगी। वो 5 तरह के आलेख क्या है, वो डिपेंड करता है कि केस का मैटर क्या है, क्या केस है कैसा। तो 5 तरह की रिट कौन कौन सी हैं, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी।
तो पहली क्या है आपकी रिट में, हेबियस कॉर्पस है। पहली कौन सी है? हेबियस कॉर्पस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। नंबर 2 क्या है आपकी? रिट ऑफ मैंडामस। रिट ऑफ मैंडामस यानी कि परमादेश। नंबर 3 क्या है आपकी? देखो इनको आगे पीछे आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। नंबर 3 है आपकी क्यो वारंटो। नंबर 3 क्या है आपकी? क्यो वारंटो। नंबर 4 क्या है आपकी? साटियो रारी। साटियो रारी। और नंबर 5 आपकी रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन। क्यो वारंटो क्या होगी आपकी? अधिकार परीक्षा होगी। साटियो रारी आपकी होगी उत्प्रेषण। और प्रोहिबिशन होगी आपकी निषेध आदेश। तो ये जो है 5 तरह की रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जारी कर सकती है। राज्य के मामले में हाई कोर्ट और केंद्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट। अब हेबियस कॉर्पस क्या करती है? बंदी प्रत्यक्ष। इनमें कोई भी एक रिट आपसे 2 नंबर पूछ सकता है या 6 नंबर में पूरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके क्वेश्चन में इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी को प्रत्यक्ष रूप में पेश करो। तो अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है और उस कंडीशन में उनकी फैमिली को पता ही नहीं कि पुलिस उसको कहाँ पे ले गई है, तो उस कंडीशन में जब वो फरियाद अपनी रखेंगे न्यायपालिका के सामने फैमिली मेंबर, तो उस कंडीशन में कोर्ट ये वाली रिट जारी करती है, यानी बंदी को प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने 24 घंटे में पेश करो। तो फिर न्यायपालिका डिसाइड करेगी कि पुलिस ने उसकी जो गिरफ्तारी की है वो वैध है या अवैध है। अगर वो अवैध लगेगी न्यायपालिका को, तो न्यायपालिका उस कंडीशन में उस व्यक्ति को फ्री करने का आदेश देगी। परमादेश, रिट ऑफ मैंडामस। अब इसका नाम क्या है? परम आदेश। देखो सिंपल भाषा में क्या है? परम आदेश। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, सार्वजनिक अधिकारी अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहा ढंग से, और उसका ऐसे करने से किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उस कंडीशन में कोर्ट रिट ऑफ मैंडामस जारी करेगी और उस व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए बोलेगी। उसके बाद थर्ड आपकी आ गई अधिकार परीक्षा, यानी कि अधिकार के बारे में पूछना। किस अधिकार से? इसका मीनिंग होता है किस अधिकार से? रिट ऑफ क्यो वारंटो, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऐसे पद पर बैठा है जिसके लिए वो योग्य नहीं है, वो उसकी योग्यता पूरी नहीं करता, फिर भी उस पद पे बैठा है, तो उस कंडीशन में कोर्ट ये रिट जारी करेगी। कई केस में ऐसा हुआ है। तो उस कंडीशन में कोर्ट ये वाली रिट जारी करेगी क्यों वारंटो कि किस अधिकार से आप उस पद पे बैठे हो, और सरकार उस व्यक्ति को वो पद छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि वो उसकी योग्यता पूरी नहीं करता है। उसके बाद आ गया आपका सार्टियोरारी की उत्प्रेषण। जो कोई भी सीनियर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो लोअर कोर्ट से किसी भी मामले को अपने पास बुला सकती है, वापस बोलते बुलाना, उत्प्रेषण। ठीक है। उसके बाद रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो अगर कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रही है, तो उच्च अदालत कोई भी हो, वो उसको ऐसा करने से रोकती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। तो ये 5 तरह की रिट अलग अलग मामलों में जारी होती है यदि किसी व्यक्ति के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। क्लियर? इसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट आ गया वो आपका आ गया डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो शॉर्ट में बोलेंगे डीपीएसपी, हिंदी बोलेंगे इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व या कह लो, या फिर सिद्धांत कह लो। देखो यहाँ पे मैं एक एक तो डिस्कस आपसे नहीं करवाऊंगा, मैं मेन आपको करवा दूंगा कि इसमें क्या पूछेगा आपसे। इसमें बेसिकली क्वेश्चन आपका 1 मार्क का 2 मार्क का पूछेगा आपसे ये क्या है, या फिर इसमें डिफरेंस पूछेगा आपके फंडामेंटल राइट से। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? ये पहली बात तो आपके भारतीय संविधान के भाग 4 में है, पार्ट 4 में है ये। इसमें क्या लिखा है? देखो इसका नाम क्या है? राज्य के। पहली बात तो हमारे नहीं है, ये संविधान के नहीं है। नीति निर्देशक तत्व, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो राज्य के लिए क्या है? नीतियां बनाने के लिए जो निर्देशक तत्व हैं
उनको ही बोला गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति का तत्व कह लो, ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, स्टेट पॉलिसी में नीति और प्रिंसिपल्स ऑफ तत्व कह लो, सिद्धांत कह लो उसको। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत भी, इसको बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में कई बार, तो इसको सिद्धांत भी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, कोई भी दो सिद्धांत पूछ लेगा, तो उसमें मेन कौन कौन से तत्व हैं और मौलिक अधिकारों में उसमें क्या डिफरेंस है अभी बताऊंगा आपको। पहली बात तो मेन तत्व क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो ये राज्यों के लिए सिद्धांत है ये कि राज्य भविष्य में किन विषयों पर कानून बनाए। इसका उद्देश्य क्या है मेन, इसका उद्देश्य समाज का आर्थिक और सामाजिक कल्याण करना है। जहां मौलिक अधिकार ज्यादातर राजनीतिक कल्याण पर आधारित है, इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक कल्याण करना समाज का। और ये राज्यों के लिए निर्देश है, ये पहली बात तो अधिकार है नहीं, ये भविष्य में अधिकार बनेंगे। ये खाली सिद्धांत है जिसके लिए आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते हो, क्योंकि अभी इन पे कानून बनने हैं, इस पे अधिकार बनेंगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें मेन पॉइंट क्या है, इक्वल वर्क इक्वल पे, यानी समान काम समान वेतन। महिला हो चाहे पुरुष हो, जो सेम काम कर रहे हैं उनको इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिले, ऐसा प्रावधान राज्य करेंगे। उसके बाद काम का अधिकार है, राइट टू वर्क है, उसके लिए सरकारें काम करेंगी। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूसीसी, जिसपे बहुत चर्चा भी हो रही है। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य आचार संहिता कह लो या फिर इसको कह लो सामान्य आचार संहिता कह लो इसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जबकि सब लोगों पे भारत में एक ही कानून लागू होगा। जितने भी कानून अलग अलग और संप्रदायों में धर्म में बने हैं वो सारे कानून खत्म हो जाएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड ही चलेगा। ठीक है, तो इस पे भी कानून बनेगा। कई राज्यों में इसको किया भी गया है लागू, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। उसके बाद महिलाओं को प्रसूति सहायता मिलेगी, ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ किया जाएगा, SC ST के उत्थान के लिए और काम किया जाएगा। 0 से लेके 6 यानी कि 6 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। उनका पालन पोषण का पूरा जो अधिकार है वो राज्य करेंगे, यानी कि 6 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। इसमें पहले आपका क्या था, इसमें पहले था कि 14 वर्ष तक के बच्चों का था, लेकिन वो 6 से 14 वर्ष तक का हमने कानून बना दिया राइट टू एजुकेशन में। तो अब क्या है, 6 वर्ष तक के बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। उसके अलावा राज्य सरकारें धूम्रपान निषेध, ठीक है, जो स्मोकिंग बोलते हैं इसको, और लिकर जो है, शराब जो है, उस पर बैन लगाएगी। जो यूजफुल कैटल्स हैं, जो महत्वपूर्ण पशु हैं हमारे, उनके वध, ठीक है, स्लॉटरिंग जो उनकी होती है, उनके वध पर रोक लगाने के प्रावधान करेगी। जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनका संरक्षण करने के लिए कानून बनाएंगी। उसके अलावा एक इसमें बहुत खास प्रावधान है, वो है आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन भी आपको अलग से पूछता है। आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के अंदर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है, यानी कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए काम करेंगे। तो ये कुछ मेन में मैंने बताया आपको, शॉर्ट में फिर समरी दे रहा हूं आपको। समान काम समान वेतन, काम का अधिकार, 6 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करना, SC ST के लिए काम करना, धूम्रपान निषेध, मद्यपान निषेध, ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनका संरक्षण करना, और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। में भी कुछ स्किप कर दे हो मैंने, लेकिन एग्जाम के अंदर कोई भी 2 आपसे पूछेगा, 2 या 4 आपसे पूछ सकता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन आपको क्या बैठा इस चैप्टर में, वो बनेगा आपका डिफरेंस बिटवीन DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स, यानी कि सिद्धांतों में और नीति निर्देशक सिद्धांतों और फंडामेंटल राइट की मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है। तो पहली बात तो ये क्या है, ये सिद्धांत है, ये कानून नहीं है। ये क्या है, ये अधिकार है। ये किसके लिए है, राज्य के लिए। ये किसके लिए है, भारत के नागरिकों के लिए। इस पे कानून बनने बाकी हैं, कानून बनना बाकी है इसमें।
इस पे कानून बने नहीं अभी, ये आपको मिल चुके हैं। फंडामेंटल आपको मिल चुके हैं, ये संविधान के पार्ट 3 में है, पार्ट 4 में है ये, और ये पार्ट 3 में है आपके। ये न्याय योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है। और ये क्या है, ये न्याय योग्य है। न्याय योग्य मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब कि अगर इनका उल्लंघन होगा तो आप न्यायपालिका की शरण में जा सकते हो, लेकिन इनके उल्लंघन होने पे आप न्यायपालिका की शरण में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है दोनों में। अब दोनों में रिलेशंस क्या है, ये इसका आधार है, ये मिल चुके हैं, भविष्य के कानून है ये। ठीक है, ये इनका आधार बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर 4 या 6 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक बचा हमारा वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का। क्या आंसर हो? फंडामेंटल ड्यूटी है कि मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? इसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ और गलती करते हैं, वो फंडामेंटल ड्यूटीज में फंडामेंटल राइट की परिभाषा लिखाते हैं, या फंडामेंटल ड्यूटीज में फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे ये आपके कर्तव्य है देश के लिए, वो आपके राइट हैं जो आपको मिले हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज मीन मौलिक कर्तव्य, जो आपके देश के प्रति आपके ड्यूटीज हैं, आपके कर्तव्य है, उसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहा गया। ये आपके पार्ट 4 में ही आर्टिकल 51A में है। इनको 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जोड़ा गया, और कहां से इसको लिया गया? यूएसएसआर के संविधान से इसको लिया गया। उस समय सोवियत संघ था, आज की डेट में हम रशिया बोलते हैं इसको, क्योंकि रशिया इसका सक्सेसर बन गया। तो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा उसमें यूएसएसआर हुआ तो इसको टिक कर दो आप, अगर ये नहीं है और रशिया लिखा है तो अब इसको टिक कर दो। ठीक है, तो दोनों में कुछ भी आपसे लिख के पूछ सकता है। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 में ही है आपके, आर्टिकल 51A में है। 1976 में भारतीय संविधान में जोड़े गए प्लेयर जब देश में आपातकाल चल रहा था। अब मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या है कि ये देश के प्रति कुछ कर्तव्य है आपके, ये आपके अधिकार नहीं है, ये कर्तव्य है कि देश के लिए आपको क्या करना है। तो मैं मेन में बता दूं आपको, एक तो अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बना के रखना आपको, उसके अलावा राष्ट्रीय झंडे राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। आपसे एग्जाम में कोई भी 2 पूछेगा आपसे। ठीक है, और माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय में भेजे। देखो, ये पहले आपका कर्तव्य नहीं था, लेकिन जब 2002 में आपका 86वां संशोधन किया गया और आपका राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार आपको दिया गया, जो कि आर्टिकल 21A में है, तब ये मौलिक कर्तव्य भी आपके मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया, और अब आपके कुल संख्या मौलिक जो कर्तव्य है उनकी 11 है। तो कोई भी 2 मौलिक कर्तव्य आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लेगा। तो मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट था, और ये मैंने कोशिश करी कि फुल समरी मैं आपको चैप्टर की दे दूं। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन आए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।